चलिए, तो टॉपिक का नाम क्या है? लाइव प्रोसेस। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने पहले स्टार्ट भी कर दिया था, इसका फिर से रिकैप है, क्योंकि इस टॉपिक को स्टार्ट किए लगभग एक हफ्ता 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं। फिर से हम समझना चाहेंगे कि लाइव प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, सब लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लास रहेगा ताकि आपको समझने में बहुत ईजी रहे। कुछ बच्चों ने क्लास नहीं अटेंड किया था, इसलिए मैं इसको स्टार्टिंग से टॉपिक को लेकर चला। ठीक है, तो आप बताइए कि आपके माइंड में एक लिविंग बॉडी और डेड बॉडी में आपको क्या अंतर दिखाई देता है, कि क्या होना चाहिए, किसके बेस आप डिसाइड करते हो कि वो लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा? अपने पॉइंट आप शेयर कर सकते हैं। लिविंग बॉडी थिंक, ओके, वो सोच सकती है, वो रेस्पायर कर सकती है, गुड। ग्रोथ, मूवमेंट, एडॉप्टेशन, ओके, और डेड डज नॉट कैनॉट ग्रोथ, मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन। तो अपने आसपास हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। यस, रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, न्यूट्रिशन, नीड फूड। ठीक है, अब ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं। गुड, आप लोगों ने मैक्सिमम पॉइंट कवर अप कर लिए हैं, सेंसिटिव डाइजेशन आल्सो। आप लोगों ने मैक्सिमम पॉइंट कवर अप कर लिए, और आप अपने आसपास भी हम कई सारी ऐसी चीजें देखते हैं जहां पर हमको क्या पता लगता है कि कोई चीज डेड है या लिविंग है। तो ये 7-8 फैक्टर्स होते हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, रिप्रोडक्शन, है ना, एडॉप्टेशन। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कोई भी जो क्रीचर, जो भी चीज यहाँ पर एग्जिस्ट करती है अर्थ पे, वो लिविंग होगा या डेड होगा। तो इन सब में एक इंपॉर्टेंट बात क्या है? इन सब में एक इंपॉर्टेंट बात क्या है? मूवमेंट, है ना। अगर हम ध्यान से देखेंगे हर प्रोसेस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कोई प्रोसेस ले लो, आप क्या ले लो, डाइजेशन ले लो, न्यूट्रिशन ले लो, ग्रोथ ले लो, डेवलपमेंट ले लो, कहीं ना कहीं पर मूवमेंट हो रहा है। और जो मूवमेंट है, ये कई बार दिखता है और कई बार नहीं भी दिखता। मतलब कुछ विजिबल हो सकता है, जैसा हम जब इंसान चलते हैं तो कुछ पार्ट कैसा होता है, इजिली विजिबल होता है, हमारे बॉडी के बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं, कुछ मूवमेंट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और कुछ मूवमेंट हमको नहीं दिखते हैं, पर मूवमेंट तो डेफिनेटली होता है। जब रात को हम सोते हैं, हम मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं तो मूवमेंट चल रहा है। ट्रीज एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाते, और उनमें मूवमेंट होता है। क्यों? पौधा छोटा होता है, बाद में बड़ा भी होता है, ग्रोथ भी होता है, तो कुछ ना कुछ मूव हो रहा होता है। अब इसको डीप में जाके जब हमने एनालाइज किया, तो क्या समझ में आया, ये मूवमेंट कहां पर हो रहा है, ये मूवमेंट कहां पर है। जब इन सबको एनालाइज किया गया, तो मूवमेंट पाया गया। हम सब ने सेल पढ़े हैं, 9th क्लास में सबने सेल पढ़ा था। ये सबसे छोटा पार्ट होता है सेल, है ना। किसी भी बॉडी पार्ट का, कोई भी क्रीचर हो, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, उसमें सबसे छोटा क्या होता है? सेल होता है। अगर इस सेल के अंदर अगर इस सेल के अंदर मोलिकुलर मूवमेंट है, इसके अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। सेल के अंदर ये जो लिक्विड है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। अगर इस साइटोप्लाज्म के अंदर अगर यहां पर मूवमेंट है, तब हम समझ सकते हैं ये बॉडी लिविंग होगा, ये बॉडी डेड होगा। एकदम जब आप डीप में जाके अंदर इसको जब एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, तो जब जो सबसे छोटा तक सेल पता लगा कि सबसे छोटे क्या है? सेल है। इस छोटे से सेल के अंदर भी जो साइटोप्लाज्म में जो मोलिकुलर मूवमेंट होता है, अगर वो मूवमेंट है, तो हम कह सकते हैं कि वो चीज लिविंग होगी। और अगर मूवमेंट नहीं है तो वो चीज लिविंग नहीं होगी। ये बात सबको क्लियर है अभी, कि मूवमेंट तो दिखता है। आपको हर लाइफ प्रोसेस में मूवमेंट दिखाई देगा। आपको न्यूट्रिशन में दिखाई देगा, रेस्पिरेशन में दिखाई देगा, वो हर जगह क्या दिखाई देगा? एक मूवमेंट दिखाई देता है। और मूवमेंट हम जब एकदम डीप में जाके देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो हम क्या पाएंगे
जो सेल के अंदर जो छोटा सा मोलिकुलर मूवमेंट है, अगर वो है किसी भी बॉडी में, वो क्या होगा, लिविंग। अदरवाइज वो पार्ट दूसरा, नहीं तो क्या रहेगा, नॉन लिविंग। ये हमको समझने वाली बात है। देखो मैंने आपका पूरा पेपर देखा, पिछले 7-8 साल के पेपर मैंने एनालाइज किए हैं। ये जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, ये केवल 5 मार्क्स में आता है, ठीक है। इस टॉपिक में आप जितना भी डीप जाना चाहो आप जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। या 11th-12th क्लास में ये टॉपिक और बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, पर 10th के अगर एंगल से मैं देखता हूँ तो ये चैप्टर केवल 5 मार्क्स में आता है। या तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा, और एक एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो इसका वेटेज इतना है, तो वेटेज के अकॉर्डिंगली भी हमको पढ़ना जरूरी है। कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको मैं भेज दूंगा ग्रुप पे आज, तो आपको पता लगेगा इस चैप्टर में आपको कौन से क्वेश्चन पे ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। मैंने जब इसके आंसर्स देखे कि जो इसके मार्क्स कैसे मिलते हैं, तो मैंने देखा कि इतना डीप जितना आपको एनसीईआरटी में दिया है, आपको उतना ही लिखने की जरूरत होती है। आप पढ़ने को तो 11th-12th की बुक्स भी उठा के पढ़ सकते, उसमें बहुत डीप में है कंसेप्ट, बहुत डीप डीप में जाते हैं। उतना लिखने की जरूरत नहीं है। आपको कितना लिखना है, जितना आपको बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं, आपको उतना ही लिखना है। हाँ, समझने के लिए आप चीजें समझ सकते हो, बट लिखते समय आपको वो वर्ड्स यूज करने जो आपके एनसीईआरटी बुक में है। जैसे आप ये पढ़ेंगे हम लोग फोटोसिंथेसिस, NADPH जो कंसेप्ट है, वो एनसीईआरटी में नहीं है। अगर आप उसको डेप्थ में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, पर बुक में लिखने के लिए नहीं है, समझने के लिए ओके है, बट बुक में एग्जाम पॉइंट से उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस हमने इंडिकेट किए थे, आप लोगों ने अच्छे पिक्चर किए थे। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन नॉर्मली, अच्छा अब ये होता क्या है, जैसे सिंपल सी बात है। अभी हमने एक चीज अभी पढ़ी थी, एडेप्टेशन, है ना, जैसे बुक की भाषा की बात करते हैं, एडेप्टेशन। कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, एनवायरमेंट के चेंजेस, एनवायरमेंट में जैसे भी कुछ भी चेंज आता है, तो क्या होता है उसका, उसमें कुछ ना, अभी इस बात को समझो एक बार ध्यान से कि ये सब लाइफ प्रोसेस की नीड क्यों पड़ती है, शुरुआत कहाँ से होती है। हम बोला ये लाइफ शुरू कहाँ से होती है, अगर इसको समझना स्टार्ट करेंगे। एक बॉडी रखी हुई है और कई सालों से रखी है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है, जैसे पत्थर, एक मान लो पत्थर रखा हुआ, वो 15 साल से 20 साल से वैसा का वैसा पड़ा है, पर आप देखो समय के साथ वेदर से क्या होगा, उसके ऊपर वीर वीर एंड टियर होने लग जाएगा, है ना। वो यहाँ से उसको पहले चिकना थोड़ा, ऊपर से उसका धीरे धीरे पत्थर निकलने लग जाएगा। आप कोई बॉडी को किसी एनवायरमेंट में छोड़ दो, समय के साथ क्या होता है, उसमें वीर एंड टियर होता है। सिंपल सी बात, लॉजिक सबको क्लियर। कोई बॉडी है, आपने उसको जिस कंडीशन में डाल दिया, कुछ समय बाद आप देखोगे उसमें वियर एंड टियर होगा, कुछ ना कुछ उसमें से गलना, खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। अब नॉन लिविंग बॉडी अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकते, नॉन लिविंग बॉडी अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकते हैं। उसके उल्टा जो लिविंग बॉडी होती है, अब जो लिविंग बॉडी, समझो मैं भी अभी नॉर्मली गर्मी का मौसम है, तो मुझे अगर नॉर्मल कंडीशन में रहना, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पंखा लगाना पड़ेगा, मुझे कूलर चलाना पड़ेगा, मुझे एसी चलाना पड़ेगा, ताकि मुझे इस गर्मी से राहत मिले। यस बच्चा, भेज दूंगा मैं, डोंट वरी कल्पेश, ठीक है। तो मैं इस गर्मी से बचने के लिए क्या करूंगा, मैं पंखा कूलर एसी यूज करूंगा। इसका मतलब बाहर जो एनवायरमेंट चेंज है उसके अकॉर्डिंग मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूँ। अब ध्यान से सुनो कि जैसे ही कोई बॉडी अगर एनवायरमेंट के चेंजेस के अगेंस्ट में कुछ करना चाहे, तो उसमें वेयर एंड टेयर पक्का होगा, उसे अपने आप को रिपेयर करना पड़ेगा। रिपेयर करने के लिए क्या लगेगी, एनर्जी। ये फर्स्ट स्टेप होता है कि कोई लिविंग बॉडी अपने आप को कैसे काम करना स्टार्ट करती है। समझे पॉइंट। मैं एक बॉडी हूं, मैं एक लिविंग बॉडी हूं, और एनवायरनमेंट मेरे ऊपर असर डाल रहा है। उस असर से क्या होता है, मेरे अंदर वीर एंड टीयर होता है। मेरे अंदर क्या होता है, वीर एंड, आप लोगों को कब आप ध्यान दो, आप लोग जब कभी अपनी बाइक या स्कूटी लेके जाते हो और आप उसका पंचर ठीक कराने जाते हो, है ना, तो पंचर के जो पंचर लगाता क्या करता है, उसी के जैसा जो एलिमेंट होता है रबर टाइप का, उसको आपको उसमें स्टिक करता है और उस प्लग को बंद कर देता है। उसने क्या किया, आप जहां पर जो पंचर वाली जगह थी, उसने रबड़ जैसी चीज लगाई, एक सॉल्यूशन लगाया और उसको चिपका दिया। अब वो थोड़े समय बाद क्या होता है, वो रबड़ उस टायर के साथ एडॉप्ट कर लेता है अपने आप को। उसी तरह जितनी भी लिविंग बॉडी होती है, ये किससे बनी है, कार्बन और हाइड्रोजन से, जिसको हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं,
हाइड्रोकार्बन। जितने भी लिविंग बॉडी होती है, लिविंग बॉडीज का फीचर क्या है कि एक कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से बनी होती है। अब इसका मतलब जब मुझे अपने आप को रिपेयर करना है तो मुझे बाहर से कुछ कंटेंट बाहर से कुछ कंटेंट डालना पड़ेगा। वो कंटेंट कैसा होना चाहिए? वो कार्बन बेस्ड कंटेंट होना चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। मैं एक बॉडी था, मुझ में डैमेज हुआ, मैं अपने आप को रिपेयर करना चाहता हूँ। रिपेयर करने का सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? मुझे बाहर से कुछ अंदर कंज्यूम करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने कंज्यूम स्टार्ट किया, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। देखो यहाँ से लाइफ स्टार्ट हो रही है। बॉडी रखी थी, कई सालों तक उसने कुछ नहीं किया। वो जब लिविंग होती उसने क्या किया? अपना रिपेयरमेंट का सोचा कि मेरे को अपने आप को रिपेयर करना है। तो रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए? सामान चाहिए। फूड, सामान, खाना, पानी। रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए? देखो, सामान चाहिए। जब अपना प्रणव माइक ऑफ करो, प्रणव माइक ऑफ करो। यस। तो रिपेयरमेंट के लिए सेम सामान होना चाहिए। हमारी बॉडी किससे बनी है? हाइड्रोकार्बन, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। तो मुझे वो इनटेक करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन ऐसा जो मेरी बॉडी को सेम कंटेंट देगा। ये फर्स्ट स्टेप हो गया कि मैंने कुछ इनटेक किया। सेकंड चीज, अब जब मैंने इनटेक किया, अब मुझे उसको क्या करना है? अब मैं अब जो मुझे बाहर से मिलेगा, वो जो मुझे बाहर से कंटेंट मिलने वाला है, वो एकदम सेम कंटेंट तो नहीं होगा जैसे मेरी बॉडी को चाहिए, है ना? हो सकता है सेम कंटेंट ना हो। जैसे हमको हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए ग्लूकोज, कार्बन बेस्ड। बट मुझे बाहर से क्या मिला? स्टार्च मिला। तो मुझे स्टार्च को किस में चेंज करना पड़ेगा? वापस ग्लूकोज में। तो कोई प्रोसेस चाहिए। तो रेस्पिरेशन क्या करता है? इसी स्टार्च को किस में चेंज कर देता है? इसी स्टार्च को किस में चेंज करता है? ग्लूकोज में चेंज कर देता है। अब क्या चाहिए भाई? अब मैंने जो खाना पचाया, ऑक्सीडेशन किया, अब इसको मेरे को बॉडी में हर जगह पहुंचाना है, क्योंकि ये तो हर एक सेल में हो रहा है। ये हर एक सेल में हो रहा है। मुझे इसको हर जगह पहुंचाना है। फूड कहाँ पर पहुंचा? मेरे स्टमक में पहुंचा, मेरी इंटेस्टाइन में पहुंचा। और मेरे को फूड कहाँ पर पहुंचाना है? मेरे को पूरी बॉडी में पहुंचाना है। मेरे को ऑक्सीजन कहाँ पहुंचाना है? पूरी बॉडी में पहुंचाना है। तब थर्ड आपका स्टेप आ गया, ट्रांसपोर्टेशन आ गया। अब मैंने जो खाया पिया, उसमें कुछ अनयूज सब्सटेंस भी है जो मुझे बॉडी को नहीं चाहिए। जो बॉडी में रहेगा तो हार्मफुल रहेगा। इसका मतलब मुझे उसको एक्सक्रीट भी करना है। फिर अब मैं जो खा पी रहा हूँ, उससे मेरी बॉडी ग्रोथ भी होगी और मेरा डेवलपमेंट भी होगा। और मैं अपने जैसे ऑफस्प्रिंग भी लाना चाहूंगा इस दुनिया में कि भाई मेरी चीज आगे कंटिन्यू चलती रहे। और मैं एटमोसफेयर अकॉर्डिंगली, जो भी एटमोसफेयर में चेंजेस आएंगे तो उसको भी मैं कंट्रोल करना चाहूंगा, उसको रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। तो ये सब चीजें कनेक्टेड है। कहाँ से स्टार्ट होता है? न्यूट्रिशन से स्टार्ट होता है। तो ये जितने भी लाइफ प्रोसेस हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो आपका ये जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, एक्चुअल में ये 3 पार्ट है। जैसे फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। सेकंड जो हम पढ़ेंगे, जो सेकंड चैप्टर है, जहाँ पर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे, वहां पर ग्रोथ, डेवलपमेंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई आएगा। और थर्ड आपका जो चैप्टर है वो रिप्रोडक्शन के ऊपर है। तो इन 3 चैप्टर में आपका पूरा लाइफ प्रोसेस खत्म होता है। 1 सेकेंड। एक सेकंड रुको। यस, यहाँ तक क्लियर सबको? अभी जो हमने पढ़ा, यहाँ तक हमने जो पढ़ा वो सबको समझ में आ गया है? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। तो ये पार्ट हमने पढ़ लिया था, मॉलिक्यूलर मूवमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पे हम डिसाइड करते हैं कि क्रीचर लिविंग होगा या
नॉन लिविंग होगा। वायरस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, वायरस लिविंग है डेड है, ये किसके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, एडेप्टेशन के ऊपर। नॉर्मली वायरस क्या माना जाता है, डेड। वायरस क्या माना जाता है, डेड। जैसे ये कोरोना वायरस है, ये नॉर्मली डेड रहता है, जब तक बाहर पार्टिकल पर है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर है, नॉन लिविंग पार्ट के ऊपर है, तब तक क्या रहता है, डेड रहता है। लेकिन जैसे ही किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तब ये काम करना स्टार्ट करता है, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एडॉप्टेशन। चलिए आगे चलते हैं। अब ये डिफरेंसेस हैं। एक लिविंग बॉडी है, शीट आपको पूरा मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, जो शीट मैंने रेडी किया है। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस है, एक बार वापस रीड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट, दे नीड फूड, एयर एंड वाटर। ये डिफरेंसेस कई बार 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो आपको ऐसे 5-6 पॉइंट्स लिख के आने चाहिए। फर्स्ट पार्ट क्या है, लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। सेकंड, दे नीड ग्रोथ, दे कैन मूव ऑन देयर ओन। उनको किसी और को हेल्प नहीं करना चाहिए, खुद अपने आप चल सकते हैं। दे आर सेंसिटिव, दे कैन रेस्पॉन्ड टू द चेंजेस अराउंड देम, मींस अडॉप्टेशन आपका आ गया। दे कैन रिप्रोड्यूस देमसेल्फ, वो अपने ऑफस्प्रिंग्स बना सकते हैं। दे कैन रेस्पायर, दे कैन रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड, वो सांस ले सकते हैं, वो गैसेस का एक्सचेंज कर सकते हैं, जो फूड वो कंज्यूम कर सकते हैं वो उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सक्रीट कर सकते हैं, जो उनके अंदर वेस्ट मटेरियल एक्स्ट्रा है उसको बॉडी से बाहर थ्रो आउट कर सकते हैं। उनका एक डेफिनेट लाइफ स्पैन रहता है, ये आप लोगों ने देखा है। ह्यूमन बींग्स नॉर्मली 60 to 100 ईयर्स तक जीते हैं, कुछ 100 प्लस भी जाते हैं, 200 प्लस भी जाते हैं, कुछ 1-2 दिन भी जीते हैं। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का जो भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन सब का डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्पैन रहता है। और दे आर मेड ऑफ द लिविंग सेल्स, दे आर लिविंग ऑफ द लिविंग सेल्स। तो ऐसे 9 पॉइंट्स हैं। अगर आपको क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में आता है, तो एटलीस्ट आप 6 पॉइंट्स पक्का लिखो, तो आपके लिए सफिशिएंट 9 पॉइंट्स है। ये शीट आपको मिल जाएगा, आप इन पॉइंट्स को अच्छी तरह नोट करो, इनको इसी तरह लिखिए, तो मार्क्स पूरे मिलने चाहिए। नेक्स्ट, अब लाइफ प्रोसेस की बेसिक डेफिनेशन भी हमको पता होनी चाहिए। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है, लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक प्रोसेस, किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एकदम बेसिक प्रोसेस किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग की बात नहीं हो रही है, लिविंग की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर द नेसेसरी ऑफ मेंटेनिंग देयर लाइफ। हमने स्टार्टिंग में क्या डिस्कस किया था, कोई बॉडी होती है, वियर एंड टेयर होता है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, जो भी हमको बेसिक प्रोसेस करने होते हैं उसको क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। तो आपके डेफिनेशन में अगर ये मेंटेनिंग वर्ड आना बहुत जरूरी था। जब साइंस में कभी भी आंसर्स लिखते हैं, तो ये वर्ड्स जो हम चूज करके लिखेंगे उसके ऊपर टीचर मार्क्स देता है। अगर हमारा सिलेक्शन ऑफ वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो हम लिखेंगे तो पक्का आंसर, बट हमें मार्क्स पूरे मिलते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, मेंटेनिंग देयर लाइफ। मेंटेन, हम जिंदगी पर देखो मेंटेनेंस ही करते हैं। अगर आप देखोगे, आप खाना क्यों खाते हो, एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए, क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी करते हो, आपको एनर्जी मिल गई, ठीक है। तो आपको चोट लग गई, आप अपने आप को मेंटेन कर रहे हो, तो आप लाइफ में आप ऑटो ले रहे हो, आप अपने आप को मेंटेन कर रहे हो। तो हमारा लाइफ का हर जो प्रोसेस होता है, जो हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। तो 4 इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन प्रोसेस है, प्रोसेस कैसा है, बाय टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइज फॉर द बॉडी लाइफ प्रोसेस। जो फूड हम अंदर लेते हैं, बॉडी के अंदर कंज्यूम करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन, नॉर्मली लोग रेस्पिरेशन को क्या सोचते हैं, O2 लेना, CO2 बाहर छोड़ना, पर रेस्पिरेशन इसके आगे जाता है। इसको तो ब्रीथिंग कहते हैं जस्ट। अगर जब आप इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, इसको जस्ट क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। रेस्पिरेशन एक्चुअल में किसको कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं जो फूड हमने इनटेक किया है, जो फूड हमने इनटेक किया है वो बर्न होता है। कहां पर बर्न होता है, सेल्स ऑफ द बॉडी। एक एक शब्द को जब आप एक लाइन में देखो, आप पूरा जवाब लिख सकते हो। ये खासियत होती है देखो लिखने की, जो टीचर्स लोग जो आंसर्स लिखते हैं और आप जो आंसर लिखते हो उसमें देखो डिफरेंस होता है। अभी देखो इन्होंने एक लाइन में सब कुछ क्लियर लिखा है। क्या लिखा है, रेस्पिरेशन कौन सी प्रोसेस है,
जहां पर फूड बर्न होता है। क्या बर्न होता है? फूड। कहां पर बर्न होता है? सेल्स में। किसके सेल्स में? लिविंग बॉडी के सेल्स में। किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से। उससे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। तो देखो एक सेंटेंस में उसने सब कुछ कवर अप कर लिया। तो रेस्पिरेशन द प्रोसेस इन विच फूड इज बर्न्ड। कहां पर? इन द सेल्स ऑफ द बॉडी। कैसे? ऑक्सीजन की हेल्प से। उससे क्या हुआ? एनर्जी रिलीज हुई। तो आप ऐसे जब आंसर लिखोगे ना, तो आपका एक लाइन का आंसर ही ये बहुत कुछ बता देगा कि इसको आता है। वरना हम इसी को लिखने में कई बार 3-4 लाइन लिखते हैं, रेस्पिरेशन द प्रोसेस, फूड बर्न होता है, फिर लिखेंगे सेल्स में बर्न होता है, फिर हम बोलेंगे हमने ऑक्सीजन लिया, CO2 लिया। लंबा चौड़ा कहानी नहीं लिखने का है, स्पेसिफिक वर्ड्स को लिखना बहुत जरूरी होता है। थर्ड आपका ट्रांसपोर्टेशन है। जो भी आप बॉडी में फूड इंटेक करते हो, फूड है, ऑक्सीजन है, वाटर है, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इनको अलग अलग बॉडी पार्ट पे लेना, वहां से कलेक्ट करना, ये भी एक प्रोसेस होता है। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। जैसे हम फूड इंटेक करते हैं, डाइजेशन प्रोसेस खत्म होता है, ये सोल्यूबल कंपोनेंट्स में चेंज होता है, तो फूड पूरी बॉडी तक पहुंचाया जाता है, वहां भी ट्रांसपोर्टेशन काम आएगा। हर सेल पे पहुंचेगा, वहां पर रेस्पिरेशन होता है, वहां पर वेस्ट मटेरियल बनेगा, वो वेस्ट मटेरियल वापस आना चाहिए किडनी तक, और फिर वहां से बाहर जाना भी चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस आपको लगता है। और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में जहां भी बनेगा, वेस्ट प्रोडक्ट 2-3 जगह बनता है। आपका फूड से बनता है, आपका वाटर से बनता है, और हमारी बॉडी में जो वियर एंड टेयर होता है, हमारी कुछ बॉडी डेड सेल्स भी होती हैं, उनको भी निकालना बहुत जरूरी होता है। तो ये पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। तो ये 4 मेन लाइफ प्रोसेस है जो इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स हैं, इसको भी आगे वाले टाइम में पढ़ेंगे। ये हमारा डाइजेशन सिस्टम हो गया। डाइजेशन सिस्टम के पैरेलल में चलता है हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम। ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ये वाला। ये हमारे लंग्स हो गए, ये हमारा हार्ट का पार्ट हो गया, ये हमारा एब्डोमेन का पार्ट हो गया, ये हमारा एक्सक्रीशन का पार्ट हो गया। तो देखो पूरी बॉडी में किस तरह पूरा ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ये हमारा एक्सक्रीशन का किडनी वाला। तो ये सब चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को भी डाउट? एनी डाउट टिल हियर? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अभी फर्स्ट आपका है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमने क्या समझा? हम जो भी खाते हैं, जो भी हम बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं एनर्जी के लिए, उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन से हम समझते हैं न्यूट्रिएंट्स। हम जो भी चीज अंदर लेते हैं, और वो डिपेंड करता है हम क्या अंदर लेते हैं। ठीक है? हर एक बॉडी का, हर एक लिविंग एनिमल्स का, लिविंग थिंग्स का डिफरेंट डिफरेंट फूड रहता है। तो हमारी सबकी बॉडी बनी तो सब कार्बन मॉलिक्यूल से ही है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, पर हर एक का नीड अलग अलग होता है। ह्यूमंस का भी नीड अलग अलग होता है देखा जाए तो। ठीक है? तो कुछ लोग देखो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ प्योर वेजिटेरियन होते हैं। ठीक है? तो अब जो हम खा रहे हैं, हम एक्चुअल में क्या खाते हैं? हम एक्चुअल में खाते हैं न्यूट्रिएंट्स। हम वो फूड स्टफ खाते हैं जिनसे हमको कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स के नाम बताओ फटाफट मेरे को। क्या क्या न्यूट्रिएंट्स आपको पता है कि न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं? हम जो चीज खाते हैं वो वही चीज हम क्यों खाते हैं? इसका अगर इस क्वेश्चन को मैं से पूछूं, हम जो कुछ खा रहे हैं, यस, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट और मिनरल्स, विटामिन, शुगर, वाटर, गुड। तो ये 6 मेन कंपोनेंट्स होते हैं किसी बॉडी में। तो हमारी जो बॉडी होती है वो किससे बनी है? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब हम जो भी कार्बन बेस्ड सब्सटेंस खाएंगे या न्यूट्रिएंट्स खाएंगे वो हमारी बॉडी की नीड है। उसमें क्या क्या कवर अप होता है आपका? देखो, उसमें आपका कवर अप होता है कार्बोहाइड्रेट्स, हमको चाहिए बॉडी के लिए फैट्स, हमको बॉडी के लिए चाहिए प्रोटीन्स, हमको बॉडी के लिए चाहिए विटामिन्स, हमको बॉडी के लिए चाहिए मिनरल्स एंड वाटर।
एंड फाइबर। ये 7 एलिमेंट होने बहुत जरूरी होते हैं। जिस भी ऑब्जेक्ट में ये सातों चीजें होती है वो हमारे कंजम्पशन के लायक होती है, और जिसमें ये एलिमेंट ना हो, ये हर एक में होता है लगभग, ठीक है, उसकी क्वांटिटी को भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हम जो फूड इंटेक करते हैं, बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं, उनमें सब होना चाहिए। अब ये कितना होना चाहिए, इसका पर्पस क्या होता है, वो मैंने देखो पूरा यहाँ ब्रीफ में लिखा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी पार्ट में जो चाहिए होता है कार्बोहाइड्रेट। इस शीट को आप ध्यान से समझना, इसमें मैंने एक ही लाइन में कई सारी चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट जो कंस्टिट्यूएंट होता है हमारे फूड का या न्यूट्रिएंट का, उसको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो हमारी जो डाइट होती है उसमें 45 टू 55% कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, इसको कार्ब्स भी बोलते हैं। कितना होना चाहिए, 45 टू, मतलब आधा खाना हमारा, आधा हम जो भी कुछ खाते हैं उसमें 50% हमारा क्या होना चाहिए, लगभग कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, हमको पर्पस भी पता होना बहुत जरूरी है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमारे बॉडी को एनर्जी देने के काम आता है। हर एक न्यूट्रिएंट्स का बहुत पर्पस होता है, इसलिए हमको हर चीज खानी। कुछ लोग एकदम कार्बोहाइड्रेट खाना छोड़ देते हैं कि भाई हमको डाइटिंग करनी है इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट खाना छोड़ देते हैं, नहीं, कार्बोहाइड्रेट भी खाना चाहिए। उससे क्या मिलती है हमको, एनर्जी मिलती है। अब एनर्जी के लिए क्या क्या चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर मिलेगा, जितने भी ग्रेन्स होते हैं, राइस, व्हीट, मेज, कॉर्न, मिलेट्स, पोटैटोज, फ्रूट्स, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसलिए हमारी हमारी डाइट में ये सब होना, कार्बोहाइड्रेट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 50% हमारी डाइट का पार्ट कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा, व्हीट, मेज, कॉर्न, जितने भी ग्रेन्स होते हैं उन सबसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सेकेंड चीज, प्रोटीन। प्रोटीन कंटेंट भी 10 से 10 टू 35% के आसपास, ये वेरिएशन है, ये आपको नीचे दिखाऊंगा कि ऐसे ये इतना वेरिएशन क्यों होता है। तो प्रोटीन जो होता है 10 टू 35% हमको खाना चाहिए। अब प्रोटीन जरूरी क्यों होता है, कुछ लोग बोलते हैं प्रोटीन बॉडी का नीड नहीं है, होता है। आपका जो ग्रोथ होता है टिश्यू का, आप जब छोटे बच्चे थे और अब आप में देखो बहुत अंतर आया है, क्योंकि बचपन से आपने प्रोटीन पिया है, प्रोटीन पिया ना, दूध पिया आप सब लोगों ने। तो जो दूध होता है उसमें प्रोटीन भी रहता है और फैट भी रहता है। तो जो प्रोटीन और फैट होते हैं ये हमें ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को ग्रो करने में, और जो वियर एंड टेयर होता है उसको मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। बताता हूँ 50% हुआ तो क्या होगा, डोंट वरी, पहले इसको समझो आराम से, ठीक है। प्रोटीन कंटेंट कितना, 10 टू 10 मिनिमम, 35% मैक्सिमम। ये क्या काम आएगा, जो हम प्रोटीन लेते हैं हमारा टिश्यू ग्रोथ हो तो होगा और हमारा मेंटेनेंस होगा। अब जैसे भी आर्यन ने पूछा था, अगर 50% प्रोटीन हो तो देखो हमारी बॉडी में जो रिपेयर होता है वो जैसे रिपेयर होता है वो एक लेवल तक ही होता है। जैसे मैंने कल एक डॉक्टर से डिस्कस किया, जैसे अभी कोविड में विटामिन सी की टेबलेट्स बहुत खाई जाती है, तो मैंने उसको बोला मैं दिन में 3 खाया था, 4 खाया था। बोलता नहीं, दिन में एक ही टेबलेट खाने का। बोल तुम एक्स्ट्रा खा लोगे वो यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर हम एक्स्ट्रा प्रोटीन खा भी लेंगे, वो हमारी बॉडी अगर जितना मेंटेनेंस है और जितना ग्रोथ है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो देखो हमें हमें ग्रोथ कब होती है, पुराने सेल्स ब्रेक होते हैं, नए सेल्स आते हैं, रिपेयर होते हैं, मेंटेन होते हैं। तो जो मेंटेनेंस होता है उसका जो पोर्शन होता है बहुत थोड़ा होता है, इसलिए हमने प्रोटीन एक लिमिटेड फिक्स्ड अमाउंट पे लेना चाहिए। ज्यादा लेंगे तो वो वेस्ट एज ए वेस्ट निकल जाएगा बॉडी से, वो यूज नहीं आता, आप सिर्फ पैसा वेस्ट करोगे और कुछ नहीं करोगे। तो जो हम रेशो बता रहे हैं, ये जो रेशो साइंटिस्ट लोग जो न्यूट्रिलिस्ट होते हैं और जो खासकर ये डाइटिशियंस होते हैं ये रेशो बनाते हैं कि भाई बॉडी का नीड इतना ही है, उतना ही हमको खाना चाहिए। क्लियर आर्यन, इसलिए प्रोटीन भी कितना होना चाहिए, 10 टू 35%। इनका काम क्या होता है, टिश्यू ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। यस, जितना हमको बॉडी को नीड चाहिए हमको उतना ही लेना चाहिए। इसलिए देखो मम्मी हमको 3-4 चपाती देती है, हमको सब्जी भी देती है, हमको दाल भी देती है, हमको कर्ड भी देती है, हम पिकल भी लेते हैं, हम घी भी लेते हैं अलग से। ये सब उसी न्यूट्रिशन का पार्ट होता है। कभी तुमने देखा तुमने 4 कटोरी घी खा लिया कि मम्मी मैं 4 कटोरी सब्जी खाता था, आप मेरे को 4 कटोरी घी दे दो, घी मतलब फैट। उतना नीड नहीं है जितना नीड होता है हमको बॉडी को, और एज के साथ साथ में नीड भी चेंज होता है।
जब छोटे बच्चे होते हैं हमारा नीड डिफरेंट होता है, आपकी एज में आएंगे तब नीड डिफरेंट है, आप मेरी एज में आओगे तब नीड डिफरेंट होगा, और जब हम ओल्ड हो जाएंगे तो हमारा नीड चेंज होता है, तो हमको उसी अकॉर्डिंगली होना चाहिए। सर द पीपल हु गेट ऑन डाइट एंड लूज देयर फैट इज मेंट दे आर आल्सो लूज द एनर्जी और स्ट्रेंथ। जरूरी नहीं होता कि जो लोग वेट लूज करते हैं वो अपना वेट लॉस का मतलब बेटा होता है फैट लूज करना। जैसे मैंने भी 90 केजी से भी 75 केजी तक लूज किया है, तो मैंने एनर्जी लॉस नहीं किया, मैंने अपना फैट लॉस किया है। क्यों, समय के साथ क्या होता है, हम अपने बॉडी में फैट एकोमोडेट करते जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम जो खाते हैं, हम हम भूख जितनी होती है उतना नहीं खाते, हम ज्यादा खाते हैं। उससे क्या होता है, वो हमारे फैट जो होता है हमारी बॉडी में फैट एकोमोडेट होना स्टार्ट होता है। तो डाइटिशियन या हम जब डाइट प्लानिंग करते हैं, हम एक्चुअली अपना फैट लॉस करते हैं, एनर्जी लॉस नहीं होता है। ठीक है जय। ओके चलिए, तो प्रोटीन हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, सबसे मोस्ट पार्ट होता है मिल्क। इसलिए बचपन से देखो आप लोगों को मिल्क पिलाया जाता है, आप कितने बड़े हो जाओ, सर आई हैव डाउट फॉर सो मेनी ईयर बट व्हाई डज नॉट बॉडी डिक्रीज हाइट। ओके ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है मिल्क। बचपन से लेके बुढ़ापे तक हर एक को अपनी लाइफ में मिल्क पक्का पीना चाहिए। उसको मिल्क पसंद हो तो भी, नहीं हो तो भी। मिल्क बहुत, आप कभी हरियाणा पंजाब के लोगों की बॉडी बिल्डअप देखना, उन लोगों को बचपन से दूध दही मक्खन ये बहुत खाते हैं, इसलिए उनका बिल्डअप बहुत स्ट्रांग होता है। तो अगर आपको अपनी लाइफ में टिश्यू ग्रोथ मेंटेनेंस कभी आपको लगे कि आपका बॉडी इतना फिट नहीं है, आप मिल्क पीना स्टार्ट करो। हो सकता है शुरू में आपको डाइजेस्ट ना हो, पर मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम बचपन से लेके, आप देखो जब बच्चा छोटा होता है वो मिल्क के अलावा कुछ नहीं पीता, और देखो स्टार्टिंग के 6 महीने भी मिल्क पीते पीते उसका बॉडी कितना स्ट्रांग होता है। तो मिल्क बहुत एसेंशियल होता है किसी भी एज में। कोई कहता है हम बड़े हो गए हम दूध नहीं पीते, नहीं, दूध बेसिक, मिल्क हमारा बेसिक नीड है, हम सबको दूध पीना चाहिए। मैं इवन आज भी, मैं 40 टच कर गया हूँ, मैं 1 या 2 गिलास डेली दूध पीता हूँ। और ये हमें कब तक करना है, हमें बुढ़ापे तक पीना है, क्योंकि इस मिल्क में दोनों चीजें, फैट भी है और इसमें प्रोटीन भी है। जो बॉडी को टिश्यू ग्रोथ चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, एनर्जी स्टोरेज चाहिए, बहुत ज्यादा इसमें रहता है। तो इसलिए मिल्क कभी नहीं छोड़ना, कभी भी। तो प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है, मिल्क, जो एग होता है उसका जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है, मीट, फिश, नट्स, सोयाबीन, आपके नट्स में आपके आलमंड्स आते हैं, वॉलनट्स आते हैं, ठीक है, सोयाबीन में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। पल्सेस, अपनी हमारी मील में पल्सेस होनी बहुत जरूरी होती है। हम जो भी 3 मील, 2 या 3 मील लेते हैं, एटलीस्ट एक मील में तो हमारा 1 कटोरी दाल होना बहुत जरूरी होता है। एक आपके डाइट में अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको एक दूध का गिलास तो डेफिनेटली चाहिए चाहिए। और आपको पल्सेस, 1 कटोरी दाल तो आपको खानी ही खानी चाहिए। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है फैट। ये देखो सब जो इन्फॉर्मेशन कैसी है आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा है, ये बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया है, बट क्योंकि ये पार्ट है हमारी लाइफ का, इसको हमको कहते हैं, हम जो साइंस पढ़ रहे हैं ये लाइफ में अगर हम इम्प्लीमेंट ना कर रहे हैं तो क्या फायदा इसी पढ़ाई करके। तो ये हम, क्योंकि मैंने खुद डाइटिशियन का कोर्स किया तो मैं इसको और अच्छी तरह समझ पाया। मैंने जब वेट लॉस किया तो मैं इसको समझा कि हम वेट लॉस क्यों करते हैं। सर एग के योग से क्या मिलता है, प्रोटीन है बट उसका सब्स्टिट्यूट मिल्क है बेटा, ठीक है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट आपका है आपका फैट, ठीक है। तो फैट का नीड क्या था, जब पर्पस समझेंगे तो हम खाना स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं हम बटर नहीं खाएंगे, हम घी नहीं खाएंगे, हम क्यों नहीं खाएंगे, भाई बिल्कुल जरूरी होता है। आपकी बॉडी में जो एनर्जी और एनर्जी स्टोरेज का काम होता है वो फैट का ही होता है, ठीक है। इसलिए एनर्जी जो हम बिल्डअप करते हैं बॉडी में, ये तुरंत कंज्यूम नहीं होती है, इसको स्टोर करके रखना भी जरूरी होता है। जो स्टोर होती है ये फैट की फॉर्म में स्टोर होती है। और आप हार्मोन प्रोडक्शन के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी किसका होता है, फैट का। इसलिए इन सब का आपकी लाइफ में, मतलब आपकी डाइट में होना बहुत जरूरी होता है। तो फैट आपका कितना है, 20 to 35% के आसपास वेरिएशन है। इसमें आपके क्या क्या आएंगे, सारे आपके नट्स आ गए, सीड्स, प्लांट ऑयल्स, डेयरी प्रोडक्ट, ये बहुत खासकर आपको अगर खाना है तो घी पक्का खाइए, और घी खाना है तो गाय का ही खाइए, है ना। ये खासकर डालडा होता है, रिफाइंड ऑयल होता है ना, इनको अवॉइड करना चाहिए, ये प्रोडक्ट बहुत डेंजरस होते हैं। आपको घी खाना चाहिए, खासकर गाय का घी।
आप गाय का घी खाओगे मोटे कभी नहीं होगे, और आपको न्यूट्रिशन वैल्यू भी अच्छा मिलेगा। तो इसलिए गाय का घी खाना चाहिए, और घी डेली आपकी जो सब्जी और दाल होती है उसमें एक एक चम्मच तो डलना चाहिए, तब समझो कि आप फैट अच्छा खा रहे हो। और फैट, हेल्दी फैट खाना बुरी बात नहीं होती है। हम लोग मोटे क्यों होते हैं, हम लोग बीमार क्यों होते हैं, हमारे ऊपर फैट क्यों आता है? हम जो अनहेल्दी फूड खाते हैं, जो तेल बार बार तला जाता है, पकाया जाता है, जो तेल बार बार पकाया जाता है, वो एक्चुअल में अनहेल्दी होता है। वो जो जो नेचुरल घी होता है, जो एकदम आपने जैसे आया और आपने उसको कंज्यूम किया, वो बॉडी के लिए कभी भी डेंजरस नहीं होता। आप जैसे समोसा खाते हो, अपन नॉर्मली समोसा मार्केट से लाके समोसा खाते हैं, उसमें क्या होता है, आप उस तेल को देखो, वो तेल बार बार गर्म होकर उसमें समोसे निकाले जाते हैं। एग्री है बात? तो इसका मतलब वो तेल क्या होता है, समय के साथ सेचुरेट होते हैं। आप केमिस्ट्री में इस टॉपिक आप पढ़ोगे, डिहाइड्रोजनेशन, तो आप इस टॉपिक को समझोगे। ठीक है, तो आप जब फ्रेश घी खाओगे, वो बॉडी के लिए कभी भी हार्मफुल नहीं होता। हमने बचपन से अपने, कहते हैं, मैं तो बचपन से घी ऐसे डाल के अभी भी खाता हूँ, एक चम्मच डाल के, तो मैं कभी वैसे मोटा नहीं हुआ। जब मैंने अनहेल्दी खाना स्टार्ट किया, तब मेरे अंदर फैट जमा होना स्टार्ट हुआ, और जब मैंने अनहेल्दी खाना बंद कर दिया, मेरा वापस वेट कंट्रोल में आ गया है। तो फैट भी हमारे न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों? एनर्जी के लिए, एनर्जी स्टोरेज के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हार्मोन प्रोडक्शन। ये हम टॉपिक पढ़ेंगे जब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। बॉडी में बहुत सारे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं हर एज के बाद, तो ये भी प्रोडक्शन होने के लिए ये फैट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए फैट खाना चाहिए, अच्छा फैट खाना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। इसलिए आप लोगों की डाइट में आलमंड और वॉलनट, ये दोनों चीज पक्का रखो, चाहे दिन में 4 खाओ, पानी में भिगो के खाओ। जैसे बादाम होता है, आलमंड्स, इनको पानी में भिगो के खाना चाहिए। वॉलनट को विदाउट पानी भिगोए आप खा सकते हो। तो अपनी लाइफ में एक हैबिट पक्का बनाओ कि 4 वॉलनट या आलमंड आपको खाने खाने हैं। आपका फैट, एक आपको एक गुड फैट बोलते हैं, दो तरह के फैट होता है, गुड फैट होता है, बैड फैट होता है। तो जो नट्स है, घी है प्योर वाला, ये गुड फैट के अंडर आते हैं। और जो बाकी रिफाइंड में भी कई कैटेगरी आती है, उसमें भी कुछ बैड फैट भी होते हैं, तो हमको बैड फैट से बचना बहुत जरूरी होता है। तो 3 तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। यहाँ तक सबको क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है जो पढ़ाया जा रहा है? अगर स्पीड मेरी थोड़ी फास्ट हो जाए तो आप मेरे को बता देना, कि बोलने में अगर आपको मेरे शब्द सुनाई ना दे तो आप मेरे को बोलना, सर थोड़ा स्पीड आप स्लो कर लीजिए, मैं स्पीड स्लो भी कर लूँगा। ठीक है, आप लोग मेरे को बताएंगे तो स्पीड भी स्लो हो जाएगा। उसका इम्पोर्टेंट, और उसके अलावा भी हमारे इम्पोर्टेंट है फाइबर। यस, फाइबर भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये हमको कहाँ मिल जाता है, जो हम कार्ब्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। जितने भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं उसमें फाइबर इंक्लूड होता है, तो आपको अलग से कुछ फाइबर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीस, मटर, बीन्स, राजमा वगैरह, वेजिटेबल्स आप जो खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, ओट्स खाते हो, जितने भी ग्रेन्स होते हैं, ब्राउन राइस, इस सब में फाइबर प्रेजेंट होता है, तो आपको अलग से फाइबर खाने का जरूरत नहीं पड़ता है। अभी क्यों चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर्पस। हर चीज के पीछे पर्पस बहुत जरूरी है। भाई खा रहे हो तो क्यों खा रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट, ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। जो लोग बीमार, खासकर डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है फाइबर खाना, कच्ची सब्जियां खाना, कच्चे फ्रूट्स खाना, सलाद वगैरह खाना। बाउल फंक्शन, एक्सक्रीशन पार्ट में जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, उसको बॉडी से निकालने में, उसको प्रॉपर रिलीव करने में, ये फाइबर का बहुत बड़ा योगदान है। जिन लोगों को कब्जी की शिकायत होती है, कब्जी, जिनको कॉन्स्टिपेशन का शिकायत होता है, उनको फाइबर खाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए फाइबर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये कब मिलेगा आपको, जब रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स वगैरह आप ज्यादा लेते हो डाइट में। ठीक है, नेक्स्ट आपके विटामिन, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सब भी ट्रेसेस में चाहिए, मतलब कितने कितने जस्ट टच होना चाहिए। तो विटामिन भी कई तरह के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई, के, तो हर एक के अलग अलग वो होते हैं, मतलब कहाँ 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 से मिलते हैं। अब विटामिन और मिनरल्स जरूरी क्यों होते हैं? फर्स्ट पर्पस क्या है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। हमारी लाइफ में जितने भी प्रोसेस चलते, लाइफ प्रोसेस, इन सब को रेगुलेट करने का काम किसका है, विटामिन का है। सेल ग्रोथ, विटामिन एंड मिनरल्स। और जितने भी हमारी बॉडी में जो भी बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं,
उन सब के लिए विटामिन और मिनरल्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। विटामिन ए कहाँ मिलता है हम लोग को? विटामिन ए का सोर्स क्या है? यहाँ पे कोई तो जीके क्वेश्चन है। विटामिन ए का सोर्स कैरेट, गुड। फ्रूट्स, यस। चलिए, विटामिन बी का सोर्स? मिल्क, मिल्क इज राइट। विटामिन सी? लेमन, ऑरेंज, जितनी भी खट्टी चीज होती है सबका सोर्स क्या है? सिट्रस, सी। पोटैटोस, ओके, यस, गुड। तो विटामिन भी हमको लेने बहुत जरूरी होता है, और ये इसका आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप अपनी डाइट में बैलेंस में हर चीज इंक्लूड कर लोगे, मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, थोड़ा सिट्रस फूड हो गया, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको अपने फूड के साथ ही मिल जाता है। इसलिए आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स, ये तीन के ऊपर अगर आपने फोकस किया तो आपका बाकी फाइबर, विटामिन और मिनरल्स ये अपने आप उसमें कवर अप हो जाता है। देखो वही चीज लिखिए, विटामिन है कहाँ कब मिलेगा आपको? विटामिन से मिलेंगे, लीन मीट और नट्स। तो नट्स अपने कहाँ पर हमने देखे थे? फैट्स में देखे। हमने नट्स कहाँ देखे हैं? प्रोटीन में देखे। तो देखो अगर आप अपने में ऑलमंड, वॉलनट, ऐसे जो भी आप नट्स खाओगे तो आपको समझो फैट भी मिल रहा है, आपको प्रोटीन मिल रहा है, आपको यस काजू भी है, फाइबर भी है आपका, विटामिन भी है आपके, मिनरल्स भी। इसलिए आपकी डाइट में होने चाहिए। सुबह उठ के 4 बादाम खाओ और शाम को भी आप 4 अखरोट खाओ, वॉलनट। आपकी लाइफ में आपको ये चारों चीजों की कभी भी कमी नहीं पड़ती। जब मैंने डाइटिशियन का कोर्स किया था, यस डेट्स, यस डेट्स भी बहुत जरूरी होता है। तो जब मैंने डाइटिशियन का कोर्स किया तो उसने हमको बताया था सुबह 4 आलमंड्स पक्का खाओ एंड शाम को 4 वॉलनट्स। ये रेगुलर होना चाहिए लाइफ में, ये बहुत गुड फैट होता है, ठीक है। और पानी कितना पीना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको लाइफ में वेट इंक्रीज नहीं करना, अगर आपको लाइफ में वेट इंक्रीज नहीं करना कि मेरा वेट ज्यादा ना बढ़े, मेरा वेट ठीक रहे, और आपके बॉडी से टॉक्सिन्स टाइम पे निकलते रहे, टॉक्सिन्स बहुत डेंजरस होते हैं, टॉक्सिन्स को बॉडी से निकालना बहुत जरूरी होता है। तो इसका ये रेशो रहता है, ये रेशो हमेशा याद रखना, ये हमने पढ़ा था। अगर आपका वेट 20 kg है, मान लो आपका तो वेट ज्यादा है, तो 20 kg वेट पे 1 लीटर पानी ये रिकमेंडेड है। तो अगर किसी का वेट समझो 60 kg है, मतलब उसको दिन में 3 लीटर्स पानी मिनिमम पीना होता है। ज्यादा पिया तो कोई नुकसान नहीं होता है, पर मिनिमम इतना पीना बहुत जरूरी होता है। तो आप लोग खुद अपना साइकिल चेक करो बॉडी का कि आप कितना पानी डेली पीते हो। तो 20 kg वेट पर आपको 1 लीटर पानी रिकमेंडेड होता है। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक तो हाइड्रेशन अपने बॉडी में वाटर का कंटेंट मेंटेन करके रखता है। 35 kg मीन्स आपका रफली 2 लीटर के आसपास आपको पीना चाहिए एटलीस्ट, 2 लीटर दिन में पक्का होना चाहिए। बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं, बहुत सारे वेरियस टॉक्सिन्स बनते हैं, इन सारे टॉक्सिन्स को एग्जिट पॉइंट लाने के लिए ये पानी बहुत हेल्पफुल होता है। इसलिए हमको पानी पीना बहुत जरूरी होता है। कई लोग पूरे दिन में 3 गिलास पानी पीते फिर उसका दिन भर पानी नहीं पीते, ये बहुत डेंजरस होता है। तो पानी पीना बहुत जरूरी होता है, ओके। अब कुछ लोगों की आदत होती है कि सर मेरे को बहुत ज्यादा खाना पसंद है, कुछ लोग कहते हैं सर मेरे को मीडियम खाना पसंद है, कुछ कहते हैं सर मेरा थोड़े से काम चल जाएगा क्या। यस, ये देखो इस डाइट प्लान में सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप ज्यादा खाते हैं तो आपको क्या खाना चाहिए वो भी देखो यहाँ पर है। अगर आप मॉडरेट खाना चाहते हैं तब आपको क्या खाना चाहिए, और आप सोचते हो कि मेरे को टाइम बहुत कम है मेरे पास, मैं कम खाने में काम चला लूंगा या चला लूंगी, तो मुझे कितना क्या खाना चाहिए। तो देखो ये भी आप समझो डाइट के हिसाब से। अगर आपको भूख बहुत लगती है, ठीक है, भूख लगने से क्या होता है, हम कई बार बहुत ज्यादा खाने की कोशिश करते हैं और उससे क्या होता है, हमारा वेट गेन होता है, अननेसेसरी वेट गेन होता है। तो हमको वेट गेन भी नहीं करना है और हमको खाना भी ज्यादा है, तो क्या खाओ, इसलिए आप रो और कुक्ड वेजिटेबल्स खाओ, आप ज्यादा फ्रूट्स खाओ, आप ज्यादा नट्स खाओ, आप सीड्स खाओ, बीन एंड पल्सेस खाओ, वोल ग्रेन खाओ, ब्रेड खासकर व्हाइट वाला ब्रेड लेने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आप ये सब खाओगे, आपने ज्यादा खाया तो वेट आपका ज्यादा नहीं बढ़ेगा। हाँ, एकदम एकदम अनरियलिस्टिक नहीं खाना है,
खाना है, बट अगर आपको ज्यादा खाने की इच्छा है तो कच्ची सब्जियां खाओ, उससे पेट भरा भरा रहेगा। ठीक है, इससे आपका हमेशा फैट कभी भी आपका इससे नहीं बढ़ता है। तो कब, जब आपको वेट गेन नहीं करना और आपको भूख बहुत ज्यादा लगती है, किसी किसी बच्चों को भूख बहुत ज्यादा लगती है, किसी को भूख बहुत कम लगती है। देखो आपकी एज पर सबका एक ये होता है बीएमआर, एक बीएमआर करके एक इंडेक्स होता है। ठीक है, तो ये आपको बताता है आपको कितने किलो कैलोरी दिन में खानी होती है। ये एज और वेट के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो समझो आपका नीड इतना है 1200 किलो कैलोरी, ये आपका बॉडी का नीड है। तो आप ये सारे फूड्स अवेलेबल हैं, ये सब फूड आपके अवेलेबल है, आप इनको लिस्ट बना लो। भाई मुझे चपाती में कितना कैलोरी लगता है, राइस में कितना कैलोरी लगता है, दाल में कितना लगता है, सब्जी में कितना लगता है, और आप इसको एडअप करके देखो। नॉर्मली नॉर्मली लोग अगर उसको 1200 किलो कैलोरी चाहिए, वो ज्यादा ही खाता है, वो डबल खाता है। अब नीड कितना है 1200 किलो कैलोरीज का, खाता कितना है 24 किलो कैलोरीज। तो बॉडी इतना तो कंज्यूम करती है, यूज करती है, बट जो एक्स्ट्रा है ये फैट के रूप में हमारी बॉडी में जमा हो जाता है। इसलिए हर एक को पता होना चाहिए उसको कितना खाना चाहिए। ठीक है, गॉट इट। फर्स्ट वाला क्या है, ईट मोर, अगर आपको ज्यादा खाने की इच्छा है। अगर आपको मिडिल में कुछ खाना है तो आप क्या क्या खा सकते हो, ये तो चलो नॉन वेज है। डेयरी प्रोडक्ट्स आप ले सकते हो लो फैट वाले। ठीक है, ऑलिव ऑयल, वेजिटेबल ऑयल्स, ड्राइड फ्रूट्स, जैम, हनी, फ्रक्टोज, चॉकलेट्स। जिनको लगता है कि थोड़ा थोड़ा खाने से मेरा काम चल जाएगा, दीज फूड कैन बी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डाइट। ये हम थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं क्वांटिटी में, क्योंकि इनको हमने ज्यादा अगर कंज्यूम किया, ये हाइयर कैलोरीज के लिए होते हैं, इनमें कैलोरीज थोड़ी हाई होती है। अगर आप इनको ज्यादा खाओगे तो क्या होगा, ये बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरी जाएंगी, वो आपको फैट के रूप में मिलेंगी। ठीक है, थर्ड, ईट लेस। आप बहुत कम खाना चाहते हो, भाई मेरे को ज्यादा खाना पसंद है, तो देखो आप क्या क्या कर सकते हो, बटर, मार्गेरिन, चीज, क्रीम, हाई फैट वाला मिल्क, ट्रांस फैट, प्रोसेस मीट, फैटी कट्स मीट। तो अगर आप इस तरह का डाइट अगर आप फॉलो करते हो तो आपको ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने उसको कम भी खाया तो भी आपको जितना न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए उतना आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो कुछ बार ऐसा मत देखो कि वो 5 चपाती खाता है तो मैं भी आज 5 लेग पीस खाऊंगा, नहीं, दोनों का डिमांड अलग है, दोनों का कैलोरीज अलग अलग होता है। वेजिटेरियन फूड का और नॉन वेजिटेरियन फूड का कैलोरीज हमेशा चेक करो खाने से पहले। पेस्ट्रीज आप खा रहे हो, मफिन्स खा रहे हो, बहुत कुछ ऑप्शंस में है, हाई फैट पेस्ट्रीज, मफिन्स, केक, स्वीट्स, ये सब क्या हाई इन शुगर रहता है और इसमें कैलोरीज भी ज्यादा होती है, और ये सब हेल्थ के लिए डेंजरस होता है। दीज फूड्स आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो अगर आप खा भी रहे हो तो बहुत लिमिट में खाओ ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अभी चलते हैं न्यूट्रिशन पे, यहाँ से शायद आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। यहाँ तक सबको क्लियर? यस, वी शुड ईट जैगरी इंस्टेड ऑफ शुगर। चलिए गुड। अब न्यूट्रिशन टॉपिक की डेफिनेशन क्लियर है। न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन बाय बॉडी टू बिल्ड द बॉडी। अब हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं उसका काम क्या क्या है, टू बिल्ड अप द बॉडी, फर्स्ट पार्ट, फॉर ग्रोथ, यस, टू रिपेयर, यस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसकी वजह से हम न्यूट्रिशन लेते हैं। अगर हमारी बॉडी में वीर एंड टीयर नहीं होगा तो रिपेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिपेयर होगा तो ग्रो भी होगा, ग्रो भी होगा तो बिल्डअप भी होगा। तो अगर रिपेयर ही नहीं, जैसे पत्थर होता है, पत्थर पड़ा है तो पड़ा है, उसको रिपेयरमेंट की जरूरत नहीं होती है। पर जो भी बॉडी होती है उसमें जो वेयर एंड टेयर होता है, वो जो भी एक्टिविटी करता है उससे क्या होता है, वेयर एंड टेयर। आप जैसे एक्सरसाइज करते हो, आपकी एक्सरसाइज आप जिम में, जब आप जिम ज्वाइन करते हो तो क्या होता है, आपके मसल्स में वेयर एंड टेयर होता है, पुराने टिश्यूज आपके या पुराने सेल्स आपके डैमेज होते हैं, नए सेल्स उनको आते हैं। उसको रिपेयर करने के लिए, ग्रो करने के लिए हम जो भी इनटेक करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, अब लाइफ ऑन अर्थ बेस्ड ऑन, मैंने आपको पहले बता दिया है,
लाइफ ऑन अर्थ किसके ऊपर बेस्ड है? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। तो जो भी हम फूड लेते हैं उसका बेसिस क्या होना चाहिए? वो सब कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स वाले फूड होने चाहिए। तो जो भी रॉ मटेरियल हमको मिलता है, फूड है, वाटर है, एयर, हमको सब कहाँ से मिलता है? नेचर से। अब ये फूड हमको कैसे मिलता है, हम कैसे उसको ऑब्टेन करते हैं, उस उससे दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। इसको बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें फर्स्ट मोड आपका आता है ऑटोट्रोपिक, सेकंड आपका मोड आता है हेट्रोट्रोपिक। ऑटो वर्ड सेल्फ को इंडिकेट करता है, ऑटो मोड सेल्फ को इंडिकेट करता है, ट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो जिन ऑर्गेनिज्म में, जिन भी लिविंग थिंग्स में जो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते का मतलब क्या हुआ? जो खाने की बात होती है, ये खाना मतलब आपका होता है ग्लूकोज। जब भी हम खाना शब्द इस्तेमाल करेंगे बुक में, इसका मतलब ग्लूकोज बनाना है। तो जब भी जो भी ऑर्गेनिज्म जो कैपेबल है, वो क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, वो क्या कर रहे हैं? ऑटोट्रोपिक मतलब डेफिनेशन वापस समझो। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है? जो भी लिविंग थिंग्स अपना ग्लूकोज खुद बनाते हैं। अब खुद कैसे बनाएंगे? कुछ ना कुछ तो यूज करेंगे बाहर से। तो जो बाहर से सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और क्या करते हैं? उसको क्या बना देते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। CO2 लेते हैं बाहर से, H2O लेते हैं, और क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। जो ये काम कर सके इस पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में, जो ये काम कर सके उसको हम कहते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। गॉट इट? ये डेफिनेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए सबको। क्या करना है उसको? जो भी लिविंग थिंग्स बाहर से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को यूज करके, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहता है। अभी एक नीचे की डेफिनेशन है, वो आपको बताता हूँ पहले, इसमें नहीं आगे आएगी। चलो डेफिनेशन। जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके क्या कर रहे हैं? अपना ग्लूकोज बना रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और इसके लिए किसकी हेल्प लग रही है? सनलाइट और क्लोरोफिल। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये हेल्प करता है। सनलाइट होगी तो भी प्रोसेस फास्ट होता है, क्लोरोफिल होगी तो प्रोसेस पॉसिबल होता है। इसमें आपके आपके सारे ग्रीन प्लांट आते हैं, इस आपके बैक्टीरिया आते हैं। इसको हम बैक्टीरिया को कई बार हम क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन अल्गी। इसको कई बार साइनो बैक्टीरिया भी कहा जाता है। इसको कई बार क्या कहते हैं? साइनो बैक्टीरिया। ठीक है? तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, और जो बैक्टीरिया साइनो बैक्टीरिया जिसको कहते हैं साइनो बैक्टीरिया, वापिस एक बार लिख देता हूं इसको। साइनो बैक्टीरिया। और इसी को आप कई बार साइनो बैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, या जो साइनो बैक्टीरिया होता है, या जो ग्रीन एल्गी होता है, इसी में ये पावर है, ये गॉड गिफ्टेड है। ये अपना खुद का फूड बना सकते हैं, ये खुद का ग्लूकोज बना सकते हैं। किसको यूज करके? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को यूज करके। ऑटोट्रोपिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब हेटरोट्रोपिक कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो अपने फूड के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं। उसको क्या कहते हैं? हेट्रोट्रोपिक। हेट्रो मतलब अदर्स, ये सब ग्रीक वर्ड्स है, इटालियन वर्ड्स है। हेट्रो मतलब होता है अदर्स, दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। किसके लिए? अपने खाने के लिए। ऑल एनिमल्स, फंगस, बैक्टीरिया सब इसमें आते हैं। अब इसमें 3 कैटेगरी होती है हेट्रोट्रोपिक में। कौन कौन सी होती है? बताइए नाम। कौन सी 3 कैटेगरी होती है? पैरासिटिक, होलोजोइक और सेप्रोफाइट्स। यस, गुड। ये आप लोग क्योंकि बेसिकली आप 7th 8th में पढ़ते आ रहे हो, ओके, तो लिखाइए सामने वैसे भी। तो 3 आपकी कैटेगरी होती है, सेप्रोफाइट्स, पैरासिटिक एंड हेलोजोइक। Send the plants like Venus flytrap trap well under both categories। ये दोनों टाइप की कैटेगरी में आते हैं बच्चा।
जो आप कीट पतंगे भी खाते हैं और अपना खाना खुद भी बनाते हैं, कुछ स्पेशल केस भी होते हैं ना, ठीक है। फर्स्ट, सेप्रोफाइट और पैरासिटिक में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। जो सेप्रोफाइट टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है, तो ये इस न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। डेड एंड डिकेई ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग थिंग्स अपना खाना, अपना फूड कहाँ से लेते हैं, डेड बॉडी से या डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, जैसे पत्ता गिरा हुआ है, कोई जानवर मर गया है, ठीक है। जो जानवर तुरंत मरता है, एकदम तो सूख नहीं जाता है, आप देखो थोड़े समय बाद सूख जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये इससे अपना फूड प्राप्त करते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना, अपना ग्लूकोज प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स। वो क्या करते हैं, दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट, है ना। उसका लिक्विड पार्ट चूसते हैं और उसमें जो ग्लूकोज छुपा होता है वो उसको खाते हैं। इसलिए आप देखो समय के साथ बॉडी सिकुड़ जाती है, जकड़ जाती है। इसलिए आपके आगे मशरूम, ब्रेड मोल्ड, यीस्ट और आपके बैक्टीरियाज। तो सेप्रोफाइट्स मतलब जो अपने खाने के लिए डेड बॉडी और डिकेइंग बॉडी के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स। इसके अपोजिट पैरासिटिक कौन होते हैं, जो अपना खाना तो लेते हैं, किससे लेते हैं, लिविंग बॉडी से लेते हैं। सेप्रोफाइट्स में कौन है, डेड। पैरासाइट में कौन है, लिविंग बॉडी। कि वो बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते, मारते नहीं है, नुकसान तो पहुंचाते हैं, मारते नहीं है। और उसको विदाउट किलिंग, वो अपने होस्ट को, जिससे खाना लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, होस्ट। वो अपने होस्ट को विदाउट किलिंग अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। जैसे लीच हो गया, लाइस हो गया, राउंड वॉर्म हो गया, टेपवर्म हो गया, प्लास्मोडियम हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो होस्ट की बॉडी पर बैठते हैं। मच्छर आएगा, मच्छर को काटेगा और क्या करेगा, ब्लड सक करता है ना, वो ब्लड सक करता है। और ब्लड में से, हमारे ब्लड में क्या ग्लूकोज है, क्योंकि हम जो खाते हैं उसमें ग्लूकोज रहता है, तो उस ग्लूकोज से अपना वो जीवन यापन करता है। मच्छर जब काटेगा तो मरूंगा नहीं, हाँ बीमार पक्का पड़ूंगा पर मरूंगा नहीं। तो ऐसे लीच होता है, जोंक जिसको बोलते हैं, वो जब जानवरों को खासकर चिपट जाती है, उसको क्या, उसका पूरा ब्लड सक करती है। तो जो होस्ट को मारते नहीं है और वहां से अपना फूड भी ऑब्टेन करते हैं, इसको क्या कहते हैं, पैरासिटिक टाइप का न्यूट्रिशन। थर्ड आपका आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इन दिस न्यूट्रिशन, जो ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग बॉडी जो भी होते हैं, वो अपने फूड को डायरेक्टली बॉडी के अंदर लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स, जानवर, कुत्ता वगैरह, ठीक है। हम क्या करते हैं, फूड इंटेक करते हैं, हम डाइजेस्ट करते हैं, इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, देन ये एसिमिलेट होता है, एब्जॉर्ब भी होता है, ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। इस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, होलोजोइक। तो फर्स्ट क्या था, सेप्रोफाइटिक, जो डेड बॉडी और डिकेइंग बॉडी के ऊपर डिपेंड करते हैं। सेकेंड, पैरासिटिक, जो लिविंग बॉडीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जो उसको मारते नहीं है, लिविंग से ही अपना फूड लेते हैं। थर्ड हो गया आपका होलोजोइक, हम फूड इंटेक करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं। तो आपके तीनों टाइप के, दोनों टाइप के न्यूट्रिशन हो गए, ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक। ओके, ये शब्द आप बार बार पढ़ोगे केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमने स्टार्टिंग में देखे थे कि ग्लूकोज कौन बनाता है, जो ग्लूकोज को बनाता है ऑटोट्रोपिक, वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेते हैं और क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये डेफिनेशन के लिए आपके रख दिया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड आप जैसे केमिस्ट्री पढ़ोगे उसमें तीन टाइप की केमिस्ट्री आती है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिसमें एसेंशियली हैविंग कार्बन एटम्स इन देयर स्ट्रक्चर अलोंग विद अनदर एटम, जिसमें कार्बन एटम हो, वो समझो आपका कौन सी पार्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जैसे आपका CO2, आपका H2O, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं उसमें कार्बन एटम है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
और इनऑर्गेनिक में आयनिक बॉन्डिंग होती है, या पढ़ोगे धीरे धीरे, जैसे अभी आपको केमिस्ट्री वाले टीचर पढ़ाएंगे तो आपको ये टॉपिक्स आएंगे। आयनिक बॉन्डिंग ये आपके 9th क्लास में भी था। आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग में आपका आयन शेयर होते हैं, मतलब आयन ट्रांसफर होते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग में आपके शेयरिंग होती है, इसमें ट्रांसफर नहीं होता, इसमें शेयरिंग होती है। एसेंशियली है कार्बन एंड हाइड्रोजन एज मेन एटम्स, इसमें ऑर्गेनिक में। और इसमें दे कैन हैव एक्सेप्ट कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी सब एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसकी पहचान कैसी है? मोस्ट कंपाउंड्स आर कलरलेस, जबकि इनऑर्गेनिक आपके कलरफुल रहेंगे। ये कोई बेसिक में लिख दी थी, ठीक है। चलिए आगे चलते टॉपिक में। अब हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक्स के बारे में। यहां तक क्लियर सबको? ओके, चलिए अभी हम ऑटोट्रोपिक्स वगैरह पढ़ेंगे। ऑटोट्रोपिक्स में हमने क्या पढ़ा था? जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, वो एटमॉस्फेयर से रॉ मटेरियल लेते हैं और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। अब मैंने इस पे डीप में देखा, मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक भी पढ़ी। एनसीईआरटी बुक में डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन नहीं बताया है, ठीक है। बुक में हम प्रदीप की पढ़ेंगे या यशकांत की बुक पढ़ेंगे, उसमें डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन दोनों का एक्सप्लेन किया गया है। बट एनसीईआरटी लेवल पे डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन नहीं बताया गया। मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, पर जितना आपका नीड है। पर हमको एग्जाम में कैसे लिखना है? एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए लिखना है, ठीक है। तो ऑटोट्रोपिक में जो फर्स्ट आपका प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटो वर्ड का मतलब ही होता है लाइट। तो जो भी प्रोसेस लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट, लाइट भी कौन सी? नेचुरल लाइट, जो आपकी सनलाइट है, उसकी प्रेजेंस में जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस कौन सी होती है? कि प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, है ना। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? इन विच प्लांट, बट कौन से वाले प्लांट? याद रखना, ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड। फूड मतलब क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। और कुछ चाहिए? यस, हमको क्लोरोफिल भी चाहिए। तो जब मुझे सनलाइट मिलेगी, जब मुझे क्लोरोफिल मिलेगा, इसके प्रेजेंस में, इसके प्रेजेंस में क्या होगा? आप अपना फूड बना सकते हो। द फूड प्रिपेयर्ड इन द कार्बोहाइड्रेट विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। जो फूड बनाएंगे बाद में स्टार्च की फॉर्म में, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है? आपकी ऑक्सीजन रिलीज होती है। अगर ये आप डेफिनेशन लिखोगे ना, इसमें 2 नंबर तो आपको ऐसी टीचर खुश होकर दे देगा। देखो इस एक लाइन में सब कुछ लिखा है। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड, फूड के बाजू में लिख देना ब्रैकेट में ग्लूकोज, बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब जो फूड बनता है, जो ग्लूकोज बनेगा, वो प्लांट में स्टोर होता है। किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। और क्या रिलीज होता है? कुछ और प्रोडक्ट भी, हाँ भाई, उससे ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। एकदम सिंपल डेफिनेशन। और ये सबसे सिंपल इक्वेशन बताई गई है फोटोसिंथेसिस की। C6CO, 6CO हमको क्या चाहिए था? कार्बन डाइऑक्साइड। कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए? 6 मॉलिक्यूल्स चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए? 6। वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए? 12। ये आपको कैसी, ये रिएक्शन एकदम कैसी है? बैलेंस्ड इक्वेशन है ना। आपको जो पहले पढ़ाया जाता नॉर्मली, इसको रिएक्शन को अपन सिंपल कैसे लिख देते थे? अब पहले इसको डायरेक्ट ऐसे लिखते थे, CO2 प्लस H2O, फिर कहते थे यहाँ पर 6 H12 और 6 प्लस H2O प्लस O2 प्लस एनर्जी, यहाँ लिखते थे सनलाइट, यहाँ लिखते थे हम क्लोरोफिल। ये इक्वेशन बताई जाती थी पहले कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करो,
वाटर को यूज करो, सनलाइट होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, आपका क्या क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, और क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, थोड़ा सा पानी भी निकलेगा। ठीक है जी। अब इसको बाद में बैलेंसिंग किया जाता था, यहाँ पर 6 लगता था, यहाँ पर 12 आता था, यहाँ पर बाकी सब भी लग जाता था ऐसा। ठीक है। अब ये होती कैसे है, ठीक है, इसको हम ऊपर समझेंगे। तो ये जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, ये दो पार्ट में बताई जाती है, ये दो पार्ट में बताई जाती है। एक फेज को बोलते हैं डार्क रिएक्शन, एक को बोलते हैं लाइट रिएक्शन। ठीक है। लाइट वर्ड इंडिकेट करता है कि वो प्रोसेस होने के लिए, वो रिएक्शन होने के लिए लाइट का प्रेजेंस, सनलाइट का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी होता है। और डार्क रिएक्शन का मतलब है उस प्रोसेस को होने के लिए लाइट का जरूरत होगा भी, नहीं भी होगा, जरूरी नहीं कि हो। तो देखो ये 3 स्टेप इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इस रिएक्शन को समझेंगे लास्ट में, पहले हम इसको एकदम बेसिक इक्वेशन में इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, एब्जॉर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। हम फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्या करता है, ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करता है, अपनी तरफ खींचता है, और फिर क्या करता है, ये इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, और क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर देता है। अब यहाँ पर इक्वेशन समझने लायक है। आपका जो H2O है, पानी है H2O, ये क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो रहा है। पानी है, पानी कहाँ से आता है, जड़ों से आता है, जड़ों से पानी ऊपर आता है, लीव्स में आता है। अब क्या होता है, ऊपर से जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब कर लिया। अब उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। उसके चेंजेस से क्या होता है, जो ये पानी होता है, वाटर जो होता है, ये हाइड्रोजन और O2 में ब्रेक होता है, ऑक्सीजन में ब्रेक होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस या हाइड्रोलाइसिस इसको हम कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस। ये इतना डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं है, आपको एनसीईआरटी में डायरेक्ट जो ऊपर मैंने इक्वेशन बताया है वही आपको लिखना है। डार्क और लाइट रिएक्शन भी आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बस इन्होंने ये 3 लाइन पक्का लिखी है कि ऐसे होता है, बट आगे डिटेल। ठीक है। अभी देखो, ये जो आपका H2O है, इस रिएक्शन को होने के लिए एटलीस्ट 12 मॉलिक्यूल्स चाहिए होता है। ये जो रिएक्शन है ना, ये जो रिएक्शन है, जो अगली डार्क रिएक्शन होगी, डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कितने एटीपी चाहिए हमको, 18 एटीपी चाहिए। एटीपी अभी हम एटीपी समझेंगे, क्योंकि ये एटीपी जब रेस्पिरेशन पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है। अब देखो, नॉर्मली आपको एक छोटे से कंसेप्ट समझाता हूँ, हो क्या रहा है आपके प्लांट्स में या हमारी बॉडी में, से एडीपी करके होता है, एक तरह समझो बैटरी है। एडीपी बोलते हैं एडेनोसाइन डाई फोस्फेट। एडीपी मतलब एडीपी, एडिनोसाइन डाई फोस्फेट, मतलब फोस्फेट एक एलिमेंट होता है, उसके दो मॉलिक्यूल्स, डाई मतलब दो, डाई फोस्फेट। एक्चुअली में होता क्या है, जब ये रिएक्शन होती है H2O वाली, तो H2O2 बनता, साथ में आपका इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है, तो यहाँ पर आप ये छोड़ रहा है और इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, अगर हम इस 12 लेते हैं, 12H2O, इसको कितना बेसिक कितना नीड होता है इसका, 12 का नीड होता है इसका। तो अगर ये 12H2O होता है तो यहाँ पर कितने बन जाते हैं इसके, 12H2O, और यहाँ पर आपका आता है 6O2। तो इतने 12 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलते हैं इसको करने के लिए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
ये क्या करते हैं, इस एडीपी को एक इसमें पी जोड़ देते हैं, जो आप ये पढ़ते हो ना NADH। ये आपके एक्चुअल में कोर्स में नहीं है, पता नहीं इसको बताना ठीक है या ठीक नहीं है, इसको नीचे समझाता हूँ आपको मैं थोड़ा। यस, लाइट रिएक्शन, क्योंकि ये कोर्स में नहीं है इसलिए। आपका जो H2O होता है, ये किस में ब्रेक हो रहा है आपका, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्लस O2 एंड प्लस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। लाइट के प्रेजेंस में जब क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो क्या करता है, वो इस वाटर को ब्रेक करता है। किसमें ब्रेक करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और साथ में ये इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये हेल्प करता है एडीपी को चेंज करने में एटीपी, और इसको बोलते हैं एनर्जी मॉलिक्यूल। एक तरह से एनर्जी कंपोनेंट होता है जो किसी भी प्रोसेस को एनर्जी देने में काम आता है। जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ाया जाता है, एडीपी और एटीपी। एडीपी एडिनो डाइफॉस्फेट, और एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट किस में चेंज आता है, ट्राइफॉस्फेट में, एक एक यहाँ पर पीआई फॉस्फोरस ऐड हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है उसकी वजह से होता है। इसे समझने के लिए समझो, आपको एग्जाम में इसको लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका वाटर किसमें ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में और इलेक्ट्रॉन में। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और होता है, एडीपी कहाँ प्रेजेंट होता है। ये जो पूरी प्रोसेस होती है अमित, ये होती है पत्ते के अंदर। पत्ते में जब कल हम पढ़ेंगे ना फोटो, इसका साइट कि ये क्लोरोफिल कहाँ पर पाया जाता है, पत्ते के अंदर। पत्ते के अंदर में ग्रेनम और स्ट्रोटा करके एक जगह होती है, ये वहां पर होता है। एक तरह से समझो ये बैटरी है, एक इसको आप बैटरी ले सकते हो। अब इसमें ये समझो आपका, आप जैसे आपके मोबाइल की बैटरी होती है ना, ये आप उसको वैसे समझ सकते हो कि ये अभी क्या है, एडीपी है। जब इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ये क्या बन जाता है, अब ये चार्ज हो जाती है, तभी एटीपी बन जाता है। ऐसे ही NADH भी होता है, कंपोनेंट होता है, ये आपके कोर्स में नहीं है। इसको जब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलता है, NADP, इसको जब ये हाइड्रोजन कंपोनेंट मिलता है तभी क्या बन जाता है, NADPH। इसमें H आइन प्लस हो जाता है। ये बहुत डीप, ये 11th 12th में एक्चुअल पढ़ाया जाता है, ये 9 10th की चीज नहीं है, ये 11th 12th की चीज है। तो आपके इसमें जो आपका, जैसे आपका ये पत्ता होता है, पत्ते में जहाँ क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है, ऐसे हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं ग्रेनम। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेनम। इसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रोटा। स्ट्रोटा ये हम कल पढ़ेंगे। मिलता है, मैं तुमको साइड बता रहा हूँ। एटीपी का फुल, ये जो बनते, ये बन के वहां जाता है, ये बन के वहां जाता है, पर ये बना हुआ होता है, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है एडीपी, ठीक है। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है पत्ते के अंदर भी, यहाँ पर होता है हमारा लाइट रिएक्शन, पत्ते के अंदर भी। और ये जो लिक्विड होता है यहाँ पर होता है हमारा डार्क रिएक्शन। ये पत्ते के अंदर की बात हो रही है। तो जो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, आपका H2O किसमें ब्रेक होता है, आपका H2O किसमें ब्रेक होता है, H2 O2 और इलेक्ट्रॉन में। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एडीपी को किसमें चेंज कर देता है, एटीपी। इतना ही समझो, उसको एनर्जी दे देता है। एक तरह से आप अपना मोबाइल आप चार्ज करते हो ना, जब लाइट जाती है ना, आपका जब बैटरी खत्म होता है, आप क्या करते हो, उसको प्लग से कनेक्ट करते हो, तो क्या करता है, आपका बैटरी बढ़ा देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, आपके अंदर जो एडीपी है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, उसको किस में चेंज कर रहा है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में चेंज करके वो एक तरह से उसको चार्ज कर देता है। हाँ भाई मैं चार्ज हूँ काम करने के लिए, क्योंकि एनर्जी चाहिए किसके लिए, जो डार्क रिएक्शन होगी ना उसको करने के लिए एनर्जी चाहिए।
उसको करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है या जो एडीपी होता है, ये वो एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी हमको देता है। ये जो एटीपी जो बनेगा अभी रिएक्शन में, ये डार्क डार्क रिएक्शन को होने के लिए, ये डार्क रिएक्शन को होने के लिए हमको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और दूसरा हमारे लिंक उसमें क्या होता है प्लांट्स में, NADP, ये भी एक तरह से बैटरी चार्जर होता है। इसको नॉर्मल भाषा में बैटरी चार्जर ही कह सकते हैं, चार्जर है। ये हाइड्रोजन जो यहाँ से बनता है, अपने को एक्स्ट्रा हाइड्रोजन मिलता है, ये अपने को जो हाइड्रोजन मिलता है, ये क्या करता है, इसके साथ कंबाइन होता है यहाँ, और यहाँ पर H आयन क्रिएट होता है। ये क्या करता है, ये फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करता है उस प्रोसेस को होने के लिए जो आपको फेवरेबल कंडीशन चाहिए। किसको, कौन सी रिएक्शन को होने के लिए, डार्क रिएक्शन को होने के लिए। डार्क रिएक्शन कौन सी है, जहां पर आपका CO2 किस में चेंज हो रहा है, C6H12O6। आपका आपने स्टार्टिंग में क्या लिया था, CO2 लिया था, और आपने क्या लिया था, H2O लिया था। तो वाटर तो किस पे यूज हो रहा है, वाटर यूज हो रहा है लाइट रिएक्शन को करने के लिए, ठीक है। CO2 कहाँ यूज हो रहा है, डार्क रिएक्शन को करने के लिए। अब ये CO2 अपने आप तो इसमें चेंज नहीं हो सकता, ये तो फैक्ट वाली बात है। एटमॉस्फेयर में CO2 है, अपने आप कभी ग्लूकोज में चेंज होता है, नहीं होता। उसको करने के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस बनानी होती हैं। अब ये फेवरेबल कंडीशन कौन बनाता है, एक तो ये बनाता है NADPH+, एक तो फेवरेबल कंडीशन ये क्रिएट करता है। दूसरा ये ADP जो होता है, एनर्जी होता है, ये भी इसको एनर्जी देता है। इस एनर्जी को यूज करके ये CO2 फिर ये NADPH के करके अपना H2 देता है। ये क्या करता है, इसको अपना H दे देता है। इस H को लेने के लिए CO2, इस H को लेने के लिए जो एनर्जी लगती है, इस H को लेने के लिए जो एनर्जी लगती है, कहां से आती है, ATP से आती है। इस CO2 को, इस हाइड्रोजन को अपने पास खींचने के लिए, इसको कंबाइन करके ग्लूकोज बनाने के लिए जो एनर्जी लगती है, वो एनर्जी कहां से मिलेगी हमको, वो इस ATP से मिलती है, ATP से। अभी कुछ हुआ क्लियर सबको, एक बार हल्का सा फिर से समझाता हूं, क्योंकि कई बार ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। वापिस एक बार हल्का सा फिर से समझाता हूं, एक बार रिवाइज होएगा तो अच्छा हो जाएगा। फिर से समझो, लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, Suara सनलाइट। माइक ऑफ करो, इसका माइक ऑन है, माइक ऑफ करो, इसका माइक ऑन है। माइक किसका ऑन है, फर्स्ट लाइट रिएक्शन। फिर से हल्का सा 5 मिनट में रिवीजन करके टॉपिक एंड करेंगे, तो इस पे कल, इसको कल पे नहीं छोड़ेंगे। लाइट रिएक्शन, दो रिएक्शन होंगी, डार्क और लाइट। लाइट मतलब हमको सनलाइट चाहिए। सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल लोकेशन है जहां पर ये पूरा टेक प्लेस होता है, इसको हम कल समझेंगे। यहाँ पर ग्रेनम करके ऑब्जेक्ट होता है, इसके अंदर एक लिक्विड होता है, स्ट्रोटा। पूरी लाइट रिएक्शन इसके अंदर होती है, लाइट रिएक्शन पूरे इसके अंदर होती है, इसके अंदर ग्रेनम के अंदर, इसको बोलते हैं ग्रेनम। और इसके अंदर एक लिक्विड होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। और इस लिक्विड में होती है हमारी डार्क रिएक्शन। अब होता क्या है, आपका जो H2O होता है, वो क्लोरोफिल, यहां पर ग्रेनम में क्या होता है, H आइन प्लस O2 प्लस इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ब्रेक होता है। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस।
लाइसिस। ठीक है, अब ये देखो काम कहाँ कहाँ पर आता है। ये क्या करता है, ये एनर्जी होता है। ये क्या करने वाला है, ये एडीपी को प्लस करके क्या बना देता है, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एक तरह से एनर्जी कैप्सूल है, ये एक तरह से एनर्जी कैप्सूल है। और ये कहां पर काम आता है, ये आपका काम आता है हाइड्रोजन, जो हमारी प्लांट्स में NADP ये करके एक एनर्जी सेल होता है। एक्सक्यूज मी यस, सर, वो एडीपी के नीचे प्लस पीआई क्या लिखा है सर? फॉस्फेट होता है बच्चा, फॉस्फेट PI, यस सर। मतलब एक तरह से जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये इस ADP को ATP में चेंज करते हैं। तो ATP, ये PI मतलब होता है डाइफॉस्फेट, यस सर। डाइफॉस्फेट। और TP मतलब होता है ट्राइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट का मतलब दो मॉलिक्यूल्स फॉस्फेट के, और ट्राइफॉस्फेट का मतलब तीन मॉलिक्यूल्स फॉस्फेट के। ठीक है, यस सर। यस सर। और हमारे पास हमारी बॉडी में NADP, मतलब हमारे मतलब प्लांट्स की बॉडी में NADP ये करके भी कंपोनेंट बनता है। तो ये हाइड्रोजन जाके यहाँ बैठता है इसके साथ में H+। तो देखो ये इसके साथ आ गया, ये ऑक्सीजन तो है जो बाद में रिलीज हो जाएगा बाहर, ये तो बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन बने, ये क्या कर रहा है, ADP को ATP में चेंज कर देता है। अब क्या हुआ, यहाँ तो अपनी लाइट रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। अब आती डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन में क्या करना है, CO2 ये किस में चेंज हो रहा है, C6H12O6 में। ठीक है, अब ये जो कंडीशन, ये जो H है, ये इसको यहां से H मिल जाता है, यहां से H गायब हो जाता है, और H किसको मिल जाता है, इसको। तो यहां पर हमको H2 मिल जाता है, H ये वाला। तो यहां पर कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। और यहां पर जो आपका ATP है, ये अपनी एनर्जी देता है। इस एनर्जी से क्या होता है, इन दोनों, ये दोनों कंबाइन होते हैं, ये दोनों क्या हो जाता है, कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होके ग्लूकोज बनता है। आया समझ में ये चीज, थोड़ा टफ है, पर एक बार दो बार, क्योंकि ये आपके वो तो मैंने बैलेंसिंग नहीं किया, मैं अभी तो मैंने जस्ट समझाने के पर्पज से उसको लिखा है। जब बैलेंसिंग करेंगे समझ में आएगा। ये आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है, ये आपको केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हाइड्रोजन कैसे ब्रेक होता है, क्या एनर्जी मिलती है। हाँ मैं PDF भेज दूंगा इसका विषय, ठीक है, कैसे हमको एनर्जी मिलती है। ADP ATP में चेंज होता है। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है ना, जैसे ये डार्क रिएक्शन कंप्लीट होगी, आपका ये ATP वापस क्या बन जाता है, ADP। जब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है तो NADPH ये क्या बन जाता है, फिर से NADP, NADP ये वापस ADP फिर से यहाँ पहुंच जाता है, फिर से ये ATP बन जाता है। तो ये ADP ATP ADP ये चलता रहता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ये ADP होता है, इसमें फॉस्फेट ऐड होता है, क्या बन जाता है, ATP, एनर्जी मिल गई। अब ये एनर्जी इसको जब एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पर, ये वापस ADP बन जाता है, ये फिर से उसको वहां से इलेक्ट्रॉन मिलता है, ये फिर से ATP बन जाता है, फिर से ये एनर्जी लूज करता है, फिर से ADP। ये ऐसे कंटिन्यूस साइकिल चलती रहती है, आपकी फोटोसिंथेसिस कंटिन्यूस चलती है ना, ऐसे ये कंटिन्यूस चलता रहता है। और उसी तरह आपका NADPH, NADP होता है पहले, जब इसको हाइड्रोजन मिलता है तो ये बन जाता है NADPH। अब वापस जब इसने अपना हाइड्रोजन दे दिया, ये वापस ये बन जाता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस आपका चलता रहता है। ये कब तक चलता है, ये पूरे डे टाइम में चलता है, जब तक आपका दिन भर में ये फोटोसिंथेसिस चलती रहती है, तब तक आपका ग्लूकोज बनता रहता है, बनता रहता है, बनता रहता है। हाँ जी, क्लियर यहाँ तक सबको। अभी यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, आप ग्रुप पे भी भेज सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं समझा, आज लाइव प्रोसेस का फर्स्ट डे था, अगर आपको अभी भी कोई टॉपिक, अभी भी अपने पास 5-10 मिनट का टाइम है, आपका कोई भी डाउट में लेने को तैयार हूँ।
आपको अपने थोड़ा डीप पे ही पढ़ाया है, आपको हल्का वो नहीं पढ़ाया कि आपको बोर्ड एग्जाम में, पर आपको बोर्ड में केवल C6H12O6 इजी वाला लिखना है, मुश्किल वाला आपको नहीं लिखना है। होप्स आपको सबको क्लियर है, सबको जो आज पढ़ाया गया है। रिकॉर्डिंग फिर भी ग्रुप पे मिल जाएगी आपको, मैं दोनों तीनों शीट्स का पीडीएफ आपको मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। यस, आई कैन सेंड यू पीडीएफ आल्सो, पीपीटी आल्सो, ताकि आपको समझने में इजी रहेगा। कल हम अभी इसमें आगे पढ़ेंगे जो फोटोसिंथेसिस होता है, ये प्लांट्स में कहाँ पर होता है, कि प्लांट्स का जो प्लांट्स ग्रीन क्यों दिखते हैं, क्लोरोफिल कहाँ होता है, प्लांट सीड्स कहाँ होता है। ये देखो जो मैंने आपको बताया ग्रेनम स्ट्रोटा, ये फोटोसिंथेसिस कहाँ पर टेक प्लेस होती है, कल हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर स्टोमेटा से CO2 O2 का आपस में कैसे इन आउट होता है, वो भी हम कल के टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर फोटोसिंथेसिस को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, हम वो पढ़ेंगे। फिर अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है, हम वो भी पढ़ेंगे। फिर ह्यूमन न्यूट्रिशन कैसा है, वो कैसा होता है, कौन कौन सा प्रोसेस होता है, ये पूरा टॉपिक मोस्टली हम कल कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो इस टॉपिक में अभी भी अपने को 3-4 क्लासेस तो लगेंगी, ठीक है। तो आपको 3-4 क्लास तो लगेंगे इसमें आराम से। फिर उसके बाद हम लोग रेस्पिरेशन पे जाएंगे, फिर हम ट्रांसपोर्टेशन और फिर हम एस्पिरेशन पे जाएंगे। आपका केमिस्ट्री का जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन रहेगा, शाम को 8 बजे क्लास मोस्टली होगी उसकी, ठीक है। आप लोग एक बार अटेंडेंस दे दो अपना ग्रुप पे फटाफट। आपको अपना नाम लिखना है और आपका अपना प्लेस लिखना है, जैसे अमित माने, डिगी DG अमित माने, तो आई विल गेट योर अटेंडेंस ऑल्सो। अगर अभी भी किसी को डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, जो आप प्लीज बताएं। पेरेंट्स को बोलने से पहले कि टीचर ने पढ़ाया, समझा नहीं समझा, पहले हमें बताने का, ठीक है। आप लोग रिवीजन पक्का करना, शीट्स आपको मैं भेज दूंगा, आप रिवीजन पक्का करना, ठीक है। अच्छे बच्चे हो, अच्छे बच्चे। एक्सक्यूज मी सर। कौन भाई बोला? सर शुभम। और मिस्टर राले? यस सर। बोलो शुभम, पापा की तबीयत कैसी है अभी? सर अच्छी है। एक मिनट में रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं बच्चा, एक मिनट रुको। यस सर।